जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे टोयोटा करंट अफेयर सीरीज में। यह हमारा छठा वीडियो लेक्चर है। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 5 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए से जरूर चेक कीजिए। यह हमारा अर्धवार्षिकी है जो जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का पूरा संस्करण है और इसके हम सारे चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर जो होगा वो 29वां नंबर चैप्टर होगा। 29वां नंबर चैप्टर का कुछ सेक्शन हम लोगों ने कर लिया था, आज बाकी का पूरा सेक्शन करेंगे, नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो आज हम शुरू करते हैं और फिर इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा और आगे होते रहेगा। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें बहुत मदद मिलती है और हम इससे और ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं और हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना कर लाते हैं। तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके लिए करंट अफेयर अहम भूमिका रखते हैं, जैसे बीपीएससी देने वाले लोगों के लिए, बिहार टीचर देने वाले लोगों के लिए, जेएसएससी का फॉर्म आया हुआ है उनके लिए, और भी कई अन्य एग्जाम जिसमें करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है, उन तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाएँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो लेक्चर से। मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। आज हमारा यहाँ ये चैप्टर शुरू होगा नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इसके कुछ सेक्शन हम लोगों ने कर लिए थे, आज यहाँ से शुरू होगा अन्य बिंदु से। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। तो अन्य बिंदु में दिया हुआ है बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्र का 74.51% है। बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्र का 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, जो 2,932.95 वर्ग किलोमीटर में है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83%। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, जो 2,932.95 वर्ग किलोमीटर में है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83%। रिपोर्ट के अनुसार देश में जंगल के कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन कार्बन टन होने का अनुमान है, जो 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वन क्षेत्र। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर मैंग्रोव वन क्षेत्र में देख लेते हैं। देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। देश के कुल मैंग्रोव या कच्छ वन 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव का क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव के कुल क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से देख लेते हैं। तो रैंक है यहाँ प्रथम स्थान में पश्चिम बंगाल 214 किलोमीटर स्क्वायर, फिर द्वितीय स्थान में गुजरात 1,175 किलोमीटर स्क्वायर, फिर तृतीय स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 किलोमीटर स्क्वायर। फिर से प्रथम स्थान में पश्चिम बंगाल 2,114 किलोमीटर स्क्वायर, द्वितीय स्थान पर गुजरात 1,175 किलोमीटर स्क्वायर और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसी तरह से राज्य में देख लेते हैं रैंक। प्रथम स्थान पर उड़ीसा वृद्धि में देख लेते हैं। प्रथम स्थान पर उड़ीसा 8 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान में महाराष्ट्र 4 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई और तीसरे स्थान पर कर्नाटक 3 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। फिर से प्रथम स्थान पर उड़ीसा 8 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 4 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक 3 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल, तो इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2022 में रामसर स्थलों में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि कौन कौन सा है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है।
75वें रामसर स्थल के रूप में शालबुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। 75वें रामसर स्थल के रूप में शालबुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। यहाँ पर सूची दिया हुआ देख लेते हैं। आर्द्रभूमि, अधिसूचित तिथि और राज्य। खजड़िया वन्यजीव अभयारण्य फरवरी 2022 गुजरात। खजड़िया वन्यजीव अभयारण्य फरवरी 2022 गुजरात। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य फरवरी 2022 उत्तर प्रदेश। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य फरवरी 2022 उत्तर प्रदेश। साक्य सागर जुलाई 2022 मध्य प्रदेश। साक्य सागर जुलाई 2022 मध्य प्रदेश। पाला आर्द्रभूमि जुलाई 2022 मिजोरम। पाला आर्द्रभूमि जुलाई 2022 मिजोरम। पचवरन मैनग्रोव जुलाई 2022 तमिलनाडु। पचवरन मैनग्रोव जुलाई 2022 तमिलनाडु। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जुलाई 2022 तमिलनाडु। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जुलाई 2022 तमिलनाडु। किरिकिली पक्षी अभयारण्य जुलाई 2022 तमिलनाडु। किरिकिली पक्षी अभयारण्य जुलाई 2022 तमिलनाडु। कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व अगस्त 2022 तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व अगस्त 2022 तमिलनाडु। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अगस्त 2022 तमिलनाडु। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अगस्त 2022 तमिलनाडु। वेलोड पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। वेलोड पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। उदयमार्तपुरम पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। उदयमार्तपुरम अगस्त 2022 तमिलनाडु। चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अगस्त 2022 तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अगस्त 2022 तमिलनाडु। वडुवुर पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। वडुवुर पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। कंजीरकुलम पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। कंजीरकुलम पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु। सतकोशिया गॉर्ज अगस्त 2022 उड़ीसा। सतकोशिया गॉर्ज अगस्त 2022 उड़ीसा। तंपारा झील अगस्त 2022 उड़ीसा। तंपारा झील अगस्त 2022 उड़ीसा। अंशुपा झील अगस्त 2022 उड़ीसा। अंशुपा झील अगस्त 2022 उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय अगस्त 2022 उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय अगस्त 2022 उड़ीसा। सिरपुर वेटलैंड अगस्त 2022 मध्य प्रदेश। सिरपुर वेटलैंड अगस्त 2022 मध्य प्रदेश। यशवंत सागर अगस्त 2022 मध्य प्रदेश। यशवंत सागर अगस्त 2022 मध्य प्रदेश। थाने क्रीक अगस्त 2022 महाराष्ट्र। थाने क्रीक अगस्त 2022 महाराष्ट्र। नंदा झील अगस्त 2022 गोवा। नंदा झील अगस्त 2022 गोवा। रंगनथुत्ती पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 कर्नाटक। रंगनथुत्ती पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 कर्नाटक। हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व अगस्त 2022 जम्मू कश्मीर। हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व अगस्त 2022 जम्मू कश्मीर। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 75वां अगस्त 2022 जम्मू कश्मीर। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 75वां अगस्त 2022 जम्मू कश्मीर। अगला यहाँ पर नोट में दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया के कोरबोग प्रायद्वीप था 1974 में। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया के कोरबोग प्रायद्वीप था 1974 में। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर 96.76 क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिक्के बैराज। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिक्के बैराज। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि हैं, जिसमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिसमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 14 है,
दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, कुल 10 रामसल स्थल शामिल हैं। भारत में सर्वाधिक रामसल स्थल तमिलनाडु 14 में हैं और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसल स्थल शामिल हैं। भारत के कुल 75 रामसल स्थल 13,26,677 हेक्टेयर 13.3 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। भारत के कुल 75 रामसल स्थल 13,26,267 हेक्टेयर 13.3 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। वर्ष 2014 से 2022 तक देश के रामसल स्थलों की सूची में 49 नए आर्द्रभूमि जोड़े गए हैं। वर्ष 2014 से 2022 तक देश के रामसल स्थलों की सूची में 49 नए आर्द्रभूमि जोड़े गए हैं। अगला, लक्षद्वीप के 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। भारत में अब तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वच्छ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में अभी तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वच्छ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला, वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री तट कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। थुंडी बीच, लक्षद्वीप, अक्टूबर 2022। थुंडी बीच, लक्षद्वीप, अक्टूबर 2022। कदमत बीच, लक्षद्वीप, अक्टूबर 2022। कदमत बीच, लक्षद्वीप, अक्टूबर 2022। कोवलम समुद्र तट, तमिलनाडु, सितंबर 2021। कोवलम समुद्र तट, तमिलनाडु, सितंबर 2021। ईडन समुद्री तट, पुडुचेरी, सितंबर 2021। ईडन समुद्री तट, पुडुचेरी, सितंबर 2021। इसके अलावा शिवराजपुर, गुजरात, घोलगा द्वीप, कसरकोड और पदुबिद्री, कर्नाटक, कपाड़, केरल, ऋषिकोंडा, आंध्र प्रदेश, गोल्डन, उड़ीसा और राधानगर, अंडमान और निकोबार द्वीप समुद्र तट ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा शिवराजपुर, गुजरात, घोघला द्वीप, कसरकोड और पदुबिद्री, कर्नाटक, कप्पड़, केरल, ऋषिकोंडा, आंध्र प्रदेश, गोल्डन, उड़ीसा और राधानगर, अंडमान निकोबार द्वीप समुद्र तट ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 9 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुआ। वर्तमान भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3168 है। 2011 की गणना के अनुसार भारत में 2969 बाघ थे। 2011 की गणना के अनुसार भारत में 2967 बाघ थे। 2018 में जारी आंकड़े से 200 अधिक मतलब 6.7% वृद्धि हुई है। 2018 की जारी आंकड़ों से 200 अधिक मतलब 6.7% वृद्धि हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य दुनिया के 7 प्रमुख कैट्स बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को सुरक्षा प्रदान करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर इंटरनेशनल बिग टाइगर्स अलायंस IBCA की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य दुनिया के 7 प्रमुख कैट्स बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को सुरक्षा प्रदान करना है। अगला, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत किया था। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया। मुख्य विशेषता क्या क्या है तो प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद। जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक का संचय कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और
ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी की जाएगी। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी की जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य वर्ष 2023 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। भारत के हरित हाइड्रोजन बाजार की संचय मूल्य वर्ष 2023 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगा टन की कमी आएगी। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगा टन की कमी आ जाएगी। अगला है प्रोजेक्ट चीता। वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीते को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया। यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते को लाया गया। कुनो राष्ट्रीय उद्यान इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। अगला है COP27 सम्मेलन। आयोजन स्थल है शर्म अल शेख मिस्र। आयोजन स्थल कहाँ है? तो शर्म अल शेख मिस्र। महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? तो अनुकूल कोष में कुल $230 मिलियन से अधिक का योगदान का नया संकल्प लिया गया। अनुकूल कोष में कुल $230 मिलियन से अधिक के योगदान का नया संकल्प लिया गया। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील और अल्पविकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील और अल्पविकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने की सहमति व्यक्त की गई। COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC लॉन्च किया गया। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC लॉन्च किया गया। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। COP27 सम्मेलन में भारत 4 नवंबर 2022 को COP27 में अपने दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की, जिसमें निम्न विशेषताएं हैं। भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों को शामिल किया। वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा और जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा। फिर से COP27 सम्मेलन में भारत 4 नवंबर 2022 को COP27 में अपनी दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की, जिसमें निम्न विशेषताएं हैं। भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों को शामिल किया। वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा और जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा। COP26 सम्मेलन में भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्हें पंचामृत का मंत्र दिया, जो निम्न है। पहला है, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय और गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरा करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन अरब टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा 2005 के स्तर से।
और पाँचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। फिर से जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्हें पंचामृत का मंत्र दिया, जो निम्न है। पहला है, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय या गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरा करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन अरब टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा 2005 के स्तर से। और पाँचवा है, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अब अगला, केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में लिए गए नए अधिनियम। तो कौन कौन से नए अधिनियम हैं, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। वन संरक्षण नियम 2022। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को वन अधिनियम 1980 के तहत अनुसूचित किया है। वन संरक्षण नियम 2022। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को वन अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया है। वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2022 को लागू होगा। इसके तहत 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन होगा। वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके तहत 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन होगा। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। सरकार 24 अगस्त 2022 को इस नियम को प्रकाशित किया, ताकि बेकार बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेगा। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। सरकार ने 24 अगस्त 2022 को इस नियम को प्रकाशित किया, ताकि बेकार बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेगा। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022। 2 नवंबर 2022 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। यह नियम ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 की जगह लेगा एवं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022। 2 नवंबर 2022 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। यह नियम ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 की जगह लेगा एवं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। 12 अगस्त 2021 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तु के निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। 12 अगस्त 2021 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तु के निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला, इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। आइए इसे भी देख लेते हैं, इन्वायरमेंट टू द पॉइंट में क्या क्या है। 7 जुलाई 2023 को हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाऊ में विस्फोट की घटना हुई। 7 जुलाई 2023 को हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाऊ में विस्फोट की घटना हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं को शक्ति का प्रदर्शित करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं को शक्ति को प्रदर्शित करेगा। यूरोपीय संघ (EU) ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की। इसका उद्देश्य 2023 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना है। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राज़ील में अमेज़न फंड में 101 मिलियन से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है, जो दक्षिण अमेरिका वर्षावन के वनों की कटाई को रोकने का प्रयास करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राज़ील के अमेज़न फंड में 101
मिलियन से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है, जो दक्षिण अमेरिका वर्षावन में वनों की कटाई को रोकने का प्रयास करता है। संस्था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इस्केप ने हाल ही में रेस टू नेट ज़ीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। संस्था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इस्केप ने हाल ही में रेस टू नेट ज़ीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। मई 2023 में यूएनईपी द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। मई 2023 में यूएनईपी द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने हाल ही में यह घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश में दिव्यांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस कदम से इदू-मिश्मी नामक जनजाति ने अशांति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनका मानना है कि एक टाइगर रिजर्व वन उनकी पहुंच में बाधा बनेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने हाल ही में यह घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश में दिव्यांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस कदम से इदू-मिश्मी नामक जनजाति में अशांति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनका मानना है कि एक टाइगर रिजर्व वन उनकी पहुंच में बाधा बनेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया। 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। तमिलनाडु सरकार ने थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया। तमिलनाडु सरकार ने थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में बरडा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य के बरडा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई। संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया, जिसका उद्देश्य ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करने और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करने और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है। भारत ने बड़ी बिल्लियों के रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और 100 मिलियन की गारंटी धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जागुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और 100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन और आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 एमिशन इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 एमिशन इन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई। अमृत धरोहर योजना के उद्देश्य आर्द्रभूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र
गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए Lion@47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया है। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए Lion@47 विजन फॉर अमृतकाल योजना की अनावरण किया है। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी से लिस्बन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत कम से कम 80 गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वें वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGES के दौरान हुए मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वें वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGES के दौरान हुए मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। जनवरी 2023 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विधि कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जनवरी 2023 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विधि कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यमुना और आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्धगंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई, जिसमें है जलज पहल। इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 26 स्थलों पर की गई है। अगला, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संबंधी पोर्टल अवतार। स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने और पर्यावरण को सुविधाजनक बनाना है। फिर से, यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई। पहला है जलज पहल। इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना। इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संबंधी पोर्टल अवतार स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना एवं पर्यावरण को सुविधाजनक बनाना है। अगला है भारत टैप पहल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय उद्देश्य इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत टैप पहल आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा उद्देश्य इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उद्देश्य इसका प्रयोग गांव में चयनित कुओं से जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उद्देश्य इसका प्रयोग गांव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। अगला, UNCCD के COP15 का आयोजन कोटे डी आइवर के अबिजान में किया गया। थीम इसका है भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। UNCCD के COP15 का आयोजन कोटे डी आइवर के
अबिदजान में किया गया। थीम है इसका है भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। अगला चैप्टर है वर्ष 2023 के चयनित पुरस्कार। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आपसे फिर से ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है और जो करंट अफेयर कहीं ना कहीं से पढ़ते होंगे तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले और आप भी इससे लाभान्वित हो और हम भी इससे लाभान्वित हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।